आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक चार्ज्ड स्फीयर की वजह से गाउस थ्योरम को यूज करते हुए। लेकिन चार्ज्ड स्फीयर, अब इसमें दो केस आ सकते हैं। पहली चीज तो ये कि वो इंसुलेटिंग है या कंडक्टिंग है, कि वो इंसुलेटिंग मटेरियल यानी इंसुलेटर का बना हुआ है या कंडक्टर का बना हुआ है। और इसके अंदर भी केस आ सकते हैं क्या, कि वो हॉलो है या सॉलिड है। सेम ऐसे दो केस कंडक्टिंग में आ सकते हैं कि वो हॉलो है या सॉलिड है। तो इन केसेस को नंबर दे देते हैं। ये केस है ए, ये केस है बी, ये केस है सी और ये केस है डी। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसके सिर्फ दो पार्ट होते हैं, चार पार्ट नहीं होते। इसमें क्या होता है, ए पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, ये तीनों पार्ट हम एक साथ डील कर लेते हैं और सिर्फ बी पार्ट को अलग से डील करना पड़ता है आपको। ऐसा क्यों होता है, देखो कंडक्टर्स में क्या होता है, सारा चार्ज कहाँ रहता है, आउटर मोस्ट सरफेस पे। ठीक है, कंडक्टर्स का सारा चार्ज कहाँ रहता है, आउटर मोस्ट सरफेस पे। तो आउटर मोस्ट सरफेस पे रहता है, तो अगर हॉलो है तब तो ठीक है कि बाहर वाली सरफेस पे था, पर सॉलिड होगा तब भी चार्ज तो कहां पे होगा उसके, केवल तो सरफेस पे ही होगा। तो कंडक्टर है तो चार्ज तो आपको सरफेस पे मिलेगा, तो हॉलो हो या सॉलिड हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सी और डी केस दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इंसुलेटर है, अगर हॉलो है तो ठीक है कि चार्ज कहाँ है उसकी, आउटर मोस्ट लेयर पे। तो इसीलिए ये वाला केस ये कंडक्टर के साथ फिट हो जाएगा। लेकिन जो ये बी वाला केस है, सॉलिड है, इसमें चार्ज फुल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसीलिए उसको अलग से करना पड़ता है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, इसीलिए इस केस को थोड़ा सा हमको अलग से लेना पड़ता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम ए, सी और डी इन तीनों केसेस को एक साथ शुरू करते हैं और फिर बी केस को करेंगे। ठीक है, दो स्टेप में करेंगे हम। सबसे पहले तो हम केस ले लेंगे ए सी डी, यानी कि हमारे पास में यहां पे अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, और अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर कौन सा है, हॉलो, उसके लिए कर रहे हैं हम ये। तो इसमें मान लो ये आपका चार्ज्ड स्फीयर था, इस पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, क्यू चार्ज। इसका खुद का जो रेडियस है, ये चार्ज नहीं बनाते ऐसे, वरना फिर डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। इससे हमको इसका जो रेडियस है मान लो वो है ए, हमको किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जो सेंटर से जो दूरी है पॉइंट पी की, वो दूरी हमने ले ली एक्स। तो यहां पे अब तीन केस आ सकते हैं। पहला केस तो क्या आ सकता है कि एक्स ए से बड़ा हो, मतलब जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी कहां पे है, पॉइंट पी है आउट ऑफ स्फीयर, स्फीयर के बाहर है, आउटसाइड है वो पॉइंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक इमेजिनरी गाउशियन स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हमारी इमेजिनरी स्फेरिकल गाउशियन सरफेस हो गई। अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो स्फीयर है वो चार्ज्ड है, तो चार्ज्ड है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ही बाहर आ रही होगी, इस तरह से परपेंडिकुलरली यूं। और यहाँ पे इस स्फीयर पे कहीं पे भी मैं इसका एरिया लूंगा तो एरिया भी इसका कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि आउटर मोस्ट स्फीयर के लिए हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है। मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, किसके लिए, फॉर गाउशियन स्फीयर। जो ये गाउशियन स्फीयर है इसके लिए दोनों पैरेलल हैं। तो अब आप गाउस थ्योरम को अप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने मान लिया कि इस पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है, क्यू।
तो अंदर वाले पे चार्ज क्यू है, तो बाहर वाले के अंदर तो पूरा अंदर वाला आ गया, तो चार्ज कितना होगा इनसाइड, क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे ई डॉट डी है, जब हम खोलेंगे डॉट को तो एंगल आएगा, तो पैरेलल है तो एंगल क्या है दोनों के बीच में, 0। फिर ई को बाहर ले आया, यहाँ बच गया इंटीग्रेशन डी ए। फिर डी ए मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया, तो वो कितना होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ पे कितना है इसका, एक्स है, तो ये हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें इसको 4 पाई को वहां ले जाओ, तो ये फॉर्मूला तो कुछ देखा सा लग रहा है, ये फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है ना। ये फॉर्मूला कब लगता है कि अगर कोई चार्ज Q हो, उससे x दूरी पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, KQ बाय एक्स स्क्वायर। तो इसलिए इसको कई बार पूछते भी 1 नंबर में कि अगर कोई पॉइंट किसी बॉडी के बाहर होता है तो उसके लिए जो चार्ज स्फीयर होता है वो कैसे बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज। फिर इसमें दूसरा केस आ जाएगा कि जो हमारा x है वो a के बराबर है, यानी कि पॉइंट P कहां पे है, पॉइंट P ऑन दी स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर है। तो स्फीयर के ऊपर है तो बस कुछ नहीं करना, सिंपली हमारा जो आंसर आया था उस आंसर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आया था, KQ बाय एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे x को रिप्लेस कर दो a से। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड केस के लिए कि जब वो पॉइंट स्फीयर के ऊपर ही होगा। हाँ, जब थर्ड केस की बात कर रहा हूं तो ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर है जिसका रेडियस a था। अगर मैंने पॉइंट P इसके अंदर ले लिया यहां पे कहीं, अब अगर मैं एक इमेजिनरी गाउशियन स्फीयर बनाऊंगा तो जो सारा चार्ज है वो सारा चार्ज कहां फैला हुआ है, सारा चार्ज तो बाहर फैला हुआ है ऐसे। जब सारा चार्ज बाहर फैला हुआ है तो इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है, 0। तो चार्ज इसके अंदर 0 है, तो अगर मैं गाउस थ्योरम लगा भी दूंगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो आएगी 0/ε0। तो यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। तो आप याद रख सकते हो किसी भी कंडक्टर के अंदर, वैसे भी याद होता है हमको, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो ये तो हो गए तीनों केस। अब हम इसमें हमारा बी वाला केस करेंगे। तो जो बी वाला केस होगा यानी कि सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर का, जब इसको करोगे तो इसमें भी आप क्या करोगे, इस स्फीयर का जो रेडियस लोगे वो क्या लोगे, ए लोगे। इसमें भी आप सेंटर से जो पॉइंट लोगे पी पॉइंट, उसकी दूरी क्या लोगे, एक्स लोगे सेंटर से। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट केस होगा यानी कि जब x ग्रेटर देन a था तो आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा डेरिवेशन में, तो सेम आंसर आएगा। मान लो चार्ज q है इसके ऊपर, तो जो भी डिस्टेंस लिया आपने x, मतलब आपने बाहर लिया कहीं पर भी x को, तो सेम वैल्यू आएगी, सेम डेरिवेशन आएगा। सेकेंड केस जो होता है x इक्वल टू a वाला, वो भी सेम आएगा, KQ बाय a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, जो थर्ड केस है अब उसमें फर्क पड़ेगा। तो थर्ड केस में क्या फर्क पड़ जाएगा, थर्ड केस में फर्क ये पड़ेगा कि जो पॉइंट ले रहे हो वो आप अंदर ले रहे हो। तो आपने पॉइंट यहां पे लिया, मान लो पॉइंट P, ये डिस्टेंस x, तो अब आप एक इमेजिनरी गाउशियन स्फीयर बनाओगे, वो ये बनाओगे, ये है आपका गाउशियन स्फीयर, इमेजिनरी गाउशियन स्फीयर। अब चूंकि ये सॉलिड है तो चार्ज इस पूरे में फैला हुआ है, तो चार्ज पूरे में फैला हुआ है तो कुछ चार्ज अंदर वाले में भी आएगा, कुछ चार्ज बाहर वाले में भी आएगा। तो हमको अंदर वाला चार्ज निकालना है। तो अंदर वाला चार्ज कैसे निकालेंगे हम, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू वॉल्यूम। चार्ज कैसे फैला हुआ है, वॉल्यूम में। तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई ए क्यूब। तो 4/3 पाई ए क्यूब में चार्ज कितना है, क्यू। तो 1 में कितना, इतना। तो अंदर वाला स्फीयर होगा, उसके वॉल्यूम में कितना आएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो उसमें चार्ज कितना होगा, उसमें चार्ज होगा तो 4/3 पाई एक्स क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4/3 पाई कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, क्यू एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास में, ये वैल्यू किस चीज की आई है, ये वैल्यू आई है चार्ज इनसाइड की।
जो चार्ज हमारे स्फीयर के अंदर होगा। अब आपने गाउस थ्योरम लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप यहाँ पे गाउस थ्योरम लगा दो इजीली। आप चार्ज के लिए लगाओ गाउस थ्योरम, तो लगेगी इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनसाइड हमने अभी निकाला है, क्या आया था, क्यू एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, और यहाँ बचा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। फिर से आप बोलोगे कि एंगल दोनों के बीच में जीरो ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी एरिया वेक्टर के, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लोगे, यहाँ पे डी ए का इंटीग्रेशन, डी ए मतलब सरफेस एरिया, तो वो कितना होगा स्फीयर का, 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो वो किसके बराबर हो गया, क्यू एक्स क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब के बराबर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तो 2x कट गए, आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन ए क्यूब। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपॉन ए क्यूब इंटू में एक्स। अब सबसे खास बात क्या है इस पूरी चीज की, देखो इस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है। हमारा फॉर्मूला क्या आया है, मैं दोबारा से लिख रहा हूं फॉर्मूले को, हमारा फॉर्मूला आया है के क्यू अपॉन ए क्यूब इंटू में एक्स। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है एक्स के, ऐसा पहली बार हुआ है। अदरवाइज अगर याद हो तो कोई चार्ज होता था, इससे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल आती थी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। अगर कोई डाइपोल लेता था मैं, तो डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल आती थी 1 बाय एक्स क्यूब के। अगर मैंने वायर लिया था तो वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल आई थी 1 बाय एक्स के। अगर मैंने शीट ली थी तो शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल आई थी एक्स के, प्रोपोर्शनल थी ही नहीं वो, एक्स की पावर 0 के लिए। और जब मैंने स्फीयर लिया है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोपोर्शनल आई है एक्स के। अगर स्फीयर के लिए मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना पड़े तो कैसे करूंगा, तो अंदर ये मैं ग्राफ किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, इस बी वाले केस के लिए, क्या होगा, ये तो हो गया एक्स की वैल्यू, तो यहां पे एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहां तक तो रिलेशन चलेगा लीनियर स्ट्रेट लाइन। ये आप देख सकते हो वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई मान लो, ये तो एक्स है ही सही, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, तो लाइन ऐसे बनेगी। और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाली, कैसे चलेगी फिर वो इस तरह से हाइपरबोलिक शेप में वो यूं चलेगी, इस तरह से आएगा ग्राफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे आएगी, वो आएगी उसके सरफेस पे, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड।